हेलो, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। गेट 2017 सेट 2 के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं डिजिटल सर्किट्स के। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर पी एंड क्यू आर द इनपुट्स एंड वाई इज द आउटपुट। ठीक है, पी और क्यू इनपुट दे रखे हैं। द लॉजिक इंप्लीमेंटेड बाय द सर्किट इज, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, एक्सनॉर, एक्सॉर, नॉर एंड और। ये सर्किट दे रखा है, तो ये सीमॉस का सर्किट है। इसमें ये ध्यान दीजिएगा, पी मॉस और एन मॉस इस तरह से कनेक्टेड है, तो इसके सर्किट का जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा, यानी ये वाला पार्ट नहीं होगा। ये एक इसमें मिस्टेक रही होगी। तो उसके अलावा, क्योंकि इसको जब कनेक्ट कर लेंगे तो इनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक बार एक ही जैसे कनेक्टेड है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसको आप मान के चलिएगा कि ये उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। अब शुरू करते हैं। जैसे P और Q की डिफरेंट वैल्यूज मुझे लेनी है और ये चेक करना है कि वो जुड़े हुए कैसे हैं। तो ये P मॉस के और N मॉस के से कनेक्टेड है, यानी P मॉस तो बबल्ड है ऑब्वियसली। तो जब इसको 0 मिलेगा तब ये जाके ऑन होगा, यानी ये शॉर्ट सर्किट होगा और आगे वर्क करेगा। सिमिलरली N मॉस को जब 1 मिलेगा तब जाके आगे ये काम करेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पी मॉस और एन मॉस को जब कंबाइंडली कनेक्ट करते हैं तो वो सी मॉस बनता है। अभी अपने को नहीं पता चलेगा कि पी और क्यू की डिफरेंट वैल्यूज़ पे ये क्या अपने को आउटपुट देगा। तो हम पी और क्यू की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके रखते हैं। पी और क्यू को मैंने 0 0 ले सकता हूँ, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। यही डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती है। अब इस कंडीशन में मुझे ये चेक करना है कि क्यू का बार जो कनेक्टेड है वो पर्टिकुलर एन मॉस के इस टर्मिनल से कनेक्टेड है। सिमिलरली एन मॉस का ये वाला टर्मिनल आउटपुट्स और ये वाला जो पी वाला टर्मिनल है वो अपना इस क्यू से, राइट। अगर आप इसको सिंप्लीफाई लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। पी मॉस के इनपुट पे पी कनेक्टेड है और एन मॉस के इनपुट पे भी पी कनेक्टेड, राइट। अब ये वाला जो टर्मिनल था वो क्यू से कनेक्टेड था और जो दूसरा एन मॉस का टर्मिनल है वो क्यू बार से कनेक्टेड, और ये अपना हो। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला सर्किट बने। अब उसमें अपन रख के देखते हैं पी और क्यू की डिफरेंट वैल्यूज, वाई क्या मिलता है वो अपन चेक करें। जब मैं पी 0 रखता हूँ तो जैसा मैंने आपको बताया, ये वाला पी मॉस जब 0 रखेंगे तब ऑन होगा, क्योंकि ये बबल्ड इनपुट है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे पी को 0 रखा, ये जो क्यू कनेक्टेड है वो वाई से कनेक्ट हो जाएगा, यानी एक तरह से स्विच का काम करता है। तो ये शॉर्ट सर्किट होके इस तरह से ये पाथ बना देगा। तो वाई जो होगा वो आपको क्यू की वैल्यू देगा जब ये वाला कनेक्शन होगा। तो वाई के लिए आप लिखेंगे क्यू। कब? जब पी की वैल्यू 0 हो। तो क्यू की वैल्यू 0 अगर हुई भी, क्यू की वैल्यू आपने 0 दे भी दी, तो जो क्यू की वैल्यू 0 होगी वो ही आएगी। लेकिन इसके इनपुट में अभी वाई के वाई की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यू की वैल्यू का केवल अपने को रिजल्ट में पता करना है, ठीक। इनपुट तो अपना पी है। अब मैंने पी को 0 ही रखा तो वो वाली बात होगी, क्यू ऑन होगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है, पी मॉस शॉर्ट सर्किटेड, तो यानी ये जो क्यू है वो वाई से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस बार भी इसको क्यू लिखना है, तो इस बार क्यू की वैल्यू 1 थी, इसलिए अपन ने 1 लिख दिया। 1 0, जब मैं पी को 1 देता हूँ तब क्या फर्क पड़ता है ये देखिए। पी को मैंने जैसे ही 1 दिया तो ये पी मॉस जो है ये वाला काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये बबल्ड इनपुट है और इसको 1 मिलने पर ये वर्क नहीं करेगा। तो क्यू यानी एन मॉस जो कि इस 1 से कनेक्टेड है, तो ये वाला 1 इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी ऑन होने के लिए। तो ये जो वाला वाई था ये इससे कनेक्ट नहीं होके इस बार क्यू बार से कनेक्ट होगा, ठीक। तो पहली वाली का जब कंडीशन थी 0 0, तो जब पी पे 0 मिल रहा था तब एन मॉस ऑफ था। अब पी पे 1 मिलने पर पी मॉस ऑफ है और एन मॉस ऑन है, ठीक। तो एन मॉस ऑन होने पर इसकी कनेक्शन जो है वो क्यू बार से कनेक्टेड है, तो आप इसको सिंपली लिखेंगे क्यू बार। अब क्यू बार क्या है? तो 0, यानी यहाँ पे 1 आए। क्यू अभी प्रेजेंट कंडीशन 0 है तो उसका बार 1। जब तुमने दोनों में 1 1 दिया तो वही बात, पी मॉस अगेन ऑफ, एन मॉस ऑन, पाई इज कनेक्टेड टू क्यू बार एंड दैट इज 1 का इन्वर्ट कॉम्प्लीमेंट 0। अब इस टेबल पे आप नज़र डाल दीजिए किसकी टेबल बनती है, जब दोनों इनपुट सेम है और आउटपुट 0 आ रहा है, ठीक। और जब दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आ रहा है। तो ये सिंपली एक्सक्लूसिव और की कंडीशन होती है। तो आप ऑप्शन में बी ऑप्शन को टिक करके अपना जवाब सही कर सकते हैं। तो इस तरह की जब कंडीशन हो कि अपने को सीमॉस और एनमॉस का पीमॉस और एनमॉस का एक सर्किट दे रखा हो, तो अपन डिफरेंट वैल्यूज इनपुट की रख के उसमें चेक कर सकते हैं।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द सर्किट शोन इन द फिगर, द बूलियन एक्सप्रेशन एफ इम्प्लीमेंटेड बाय द सर्किट इज। एक सर्किट दे रखा है जिसमें 2 मल्टीप्लेक्सर लगा रखे हैं, दोनों के सेलेक्शंस के नाम दे रखे हैं एक्स और जेड, और ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है, और एफ की वैल्यू अपने को चाहिए और एफ का एक्सप्रेशन अपने को देना है, ठीक। और एफ का एक्सप्रेशन के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें ये करना होता है कि एक्स की 2 पॉसिबल वैल्यूज होगी 0 और 1, उनके लिए ये अपने पास आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली जेड की 2 वैल्यूज होगी 0 एंड 1, उनके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट होगी वो एफ में मिलेगा। तो एक्स और जेड के 2 इनपुट होने पर, यानी 2 सिलेक्शन लाइन होने पर टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हम एक टेबल जनरेट कर लेते हैं उसके लिए। तो एक्स और जेड की वैल्यू जब दोनों 0 हो सकते हैं, या 0 1 हो सकते हैं, ये 1 0 हो सकता है, या फिर ये दोनों 1 1 हो सकते हैं, ठीक। जब x की वैल्यू 0 थी तो मैं इस इंटरमीडिएट की वैल्यू को मान लेता हूँ q, ठीक। तो आउटपुट मान लो q, मान लो ये इंटरमीडिएट का आउटपुट है, ठीक। जब 0 दिया x की वैल्यू, तो आपके पास जो y है वो आउटपुट में मिलेगा, तो आप q की वैल्यू यहाँ पे y लिखेंगे। जब आपने 0 दिया, सॉरी, अब आपको f के बारे में भी लिखना है, ठीक। तो जब x 0 था, q आ गया y, z 0 होने पर ये q ही आगे चला जाएगा क्योंकि ये कनेक्टेड है इससे। तो f इज इक्वल टू q, यानी f इज इक्वल टू y, ठीक। यही होगा 0 1, यानी x 0 ही दिया मैंने, 0 देने पर ये y आएगा यहाँ पे। तो इसको तो मैं सिंपल कॉपी कर देता हूँ। जब मैं z की वैल्यू 1 करता हूँ, तो 1 पे मेरे को ये y नहीं मिल के y बार मिलेगा, यानी q नहीं मिल के q बार मिलेगा, और q बार इज नथिंग बट y बार इस केस में। तो ये मैं इसको लिखता हूँ y बार, ठीक। 1 0 देने पर मामला चेंज हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 दिया मैंने, 1 देने पर ये आउटपुट 0 है, यहाँ पे जो इनपुट 0 है वो आउटपुट में 0 शो करेगा, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा 0, और 1 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी 0 मिलना है। अब z की वैल्यू 0 देने पर ये 0 पे जो कनेक्टेड है वो f पे मिलेगा, तो दे दिया मैंने, यानी 0। z की वैल्यू 1 देने पर यहाँ पे जो कनेक्टेड है, यानी 0 का इन्वर्ट, यानी 1, आउटपुट में 1। बस ये आ गया अपने पास f। अब f की इक्वेशन लिखनी है मुझे, तो y बार 0 और 1 के टर्म्स में, तो जहाँ जहाँ पे अपने को 0 के अलावा जो भी नॉन जीरो टर्म मिल रही है उनका एक्सप्रेशन बना देते हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए ये बनेगा x बार, क्योंकि x के नीचे 0 लिख रखा है, y आउटपुट में आ ही रहा है, और z बार समेशन सेकेंड नंबर x बार और y बार, क्योंकि y सिमेट्री रहती है ना x y z, इसलिए x बार y बार एंड z। और 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं, 1 को लिखेंगे तो 1 इंटू एक्स इंटू जेड, तो x इंटू, ये अपने पास एक एक्सप्रेशन है। अब ये अगर एक्सप्रेशन अपने को मिलता है ऑप्शन में तो ठीक, तो ऐसा एक्सप्रेशन कहीं मिल नहीं रहा है। एक्स बार वाई जेड बार तो है, एक्स बार वाई बार जेड नहीं है, यानी 3 टर्म वाले हैं फिर 2 टर्म से, तो ऑब्वियसली ये सिंप्लीफाइड टर्म है ऑप्शन में। तो अपन इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो जब इसको, थोड़ा मैं आपको शॉर्ट कर देता हूँ, एक्स बार वाई जेड बार, और इसको अपन सॉल्व करते हैं, एक्स बार वाई जेड बार, ठीक, प्लस एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स जेड। अब इनमें से कुछ टर्म्स कॉमन आ रही होगी, उनको मेरे को कॉमन लेना चाहिए। तो अगर मैं लास्ट 2 टर्म्स में देखूँ तो z कॉमन आता है, x प्लस एक्स बार वाई बार बचता है, या फिर फर्स्ट में x बार कॉमन आता है तो वाई जेड बार प्लस वाई बार z बनता है। तो आप कुछ भी टर्म लेके इसको सिंप्लीफाई आपके ऊपर है। लास्ट वाली टर्म में से मैं कॉमन लेता हूँ z, तो x प्लस एक्स बार वाई बार, इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये x वाला मैंने पहले लिखा। अब x प्लस एक्स बार डॉट एक्स प्लस वाई बार, ये इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट होता है, x प्लस एक्स बार डॉट एक्स प्लस वाई बार, ठीक। तो इसको लिखेंगे तो एक्स बार वाई जेड बार प्लस ये जेड, एक्स प्लस एक्स बार ऑब्वियसली 1 होता है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, एक्स प्लस वाई बार, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स जेड प्लस वाई बार जेड। आई थिंक ये मिलना चाहिए अपने को ऑप्शन में, एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स जेड प्लस वाई बार जेड, ये ऑप्शन सेकंड में मिल रहा है अपने को, एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स जेड प्लस वाई बार जेड। तो इसको आप टिक कर सकते हैं और ये आपका सही जवाब हो जाए। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इनपुट्स को लेना है साथ में, यानी ये जो वाई है
ये भी एक तरह से इनपुट का काम करता है। अब y की कुछ वैल्यू आपको दे रखी हो 0 1 p q कुछ भी फॉर्मेट में, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो 1 आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करें। तो सिंपल, जहाँ जहाँ पे कुछ नॉन जीरो टर्म्स है उनका समेशन ही उसका एक्सप्रेशन होता है, ये ध्यान में रखते हुए चलना। तो x और z का कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली x बार z बार इंटू वाई, तो ये फर्स्ट टर्म हुई। ठीक, x बार y z बार, सिमिलरली सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, और उन तीनों का समेशन करके अपने को सॉल्यूशन लेना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अ प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, जिसको अपन PLA बोलते हैं, इज शोन इन द फिगर। द बूलियन फंक्शन f इम्प्लीमेंटेड इज, अपने को एक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उनमें से इस सर्किट को सॉल्व करके क्या एक्सप्रेशन मिलेगा वो अपने को निकालना है। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे में अपने को क्या ध्यान रखना होता है, अच्छा इसमें क्या दे रखा है p और उसका इन्वर्ट p बार, और इस तरह से कुछ अरे डिजाइन कर रखे हैं। जहाँ जहाँ पे आपको क्रॉस मार्क डैश मार्क लग रहे हैं वो उनका एंड ऑपरेशन होके फिर फाइनली और ऑपरेशन हो रहा है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, p और p बार की अलग अलग सेपरेट लाइन से, p जुड़ा हुआ है सिंपल लाइन से, बबल लाइन से p बार जुड़ा हुआ है, सिमिलरली q एंड r से जुड़े हुए। ठीक, फर्स्ट टर्म के लिए देखते हैं क्या आता है, p बार q बार एंड r। तो जो फर्स्ट एंड गेट है उसमें क्या आ रहा है वो देखते हैं, p बार q बार एंड r। ठीक, सेकेंड टर्म में आ रहा है p बार q r, p बार q एंड r, इन सब का और हो रहा है। ठीक, p q बार एंड r, p q बार एंड r, बस इन तीनों का समेशन, क्योंकि और ऑपरेशन है बस वही f है। तो ये अपने को कहीं मिल रहा है क्या, सिंपल p बार q बार r, p बार q बार r प्लस p बार q r प्लस p q बार r, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें केवल यही ध्यान रखना था कि जहाँ जहाँ पे डॉट यानी ये क्रॉस मिल रहे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक, वो प्रोग्राम होके आगे और के गेट में जा रहे हैं और एफ की वैल्यू दे रहे हैं, बस ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फिगर 1, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कॉम्बिनेशन सर्किट से है, कुछ फुल एडर के सर्किट दे रखे हैं और उनका क्या एक सर्किट कंबाइन करके दूसरा फुल एडर का एक अलग सर्किट दे रखा है, यानी एक फुल एडर कैसे काम करता है उसका इंटरनल सर्किट दे रखी है। फिगर 1 में फुल एडर के एक सीरीज दे रखी है जो कि एक तरह से एडर का काम करती है, देखते हैं कैसे काम करती है। फिगर 1 शोज अ 4 बिट्स रिपल कैरी एडर। ठीक है, फिगर 1 में क्या दे रखा है, 4 बिट्स रिपल कैरी एडर दे रखा है, रियलाइज यूजिंग द फुल एडर्स, एंड फिगर सेकंड शोज द सर्किट ऑफ फुल एडर। यानी फुल एडर से तो ये एक रिपल कैरी एडर बनाया और फुल एडर की जो सर्किटरी है वो फिगर 2 में दे रखी है। ठीक है, the propagation delay of the XOR and OR gates in figure 2 are 20 nanosecond, 50 nanosecond and 10 nanosecond। यानी ये XOR की जो डिले है वो है 20 नैनोसेकंड, एंड गेट की जो डिले है वो है अपनी 50 नैनोसेकंड्स, और OR गेट की जो डिले है वो है 10 नैनोसेकंड्स। ठीक है, assume all the inputs to the 4 bit adder are initially reset to 0। इनिशियली इन लोगों ने रीसेट करके दिया है अपने को, यानी सब जगह वैल्यू 0 0 है। ठीक है, at t is equals to 0, the inputs to the 4-bit adder are changed to this। यानी x3, x2, x1, x0 जो शुरुआत में 0 0 थे वो हो गए 1 1 0 0, और y3, y2, y1, y0 ये हो गया 0 1 0 0। ठीक है, और z0 इज इक्वल टू 1 जो कि कैरी है ये वाली, इसमें दे रखा है ये 1। एट t इज इक्वल टू 0 पे चेंज किया, उसके पहले सब 0 थे। द आउटपुट ऑफ द रिपल कैरी एडर विल बी स्टेबल। कब स्टेबल होगी ये अपने को पता करना। ठीक है, 2 मार्क्स का सवाल था, इसको ध्यान से देखिएगा। फुल एडर के कुछ क्वेश्चंस में अपने पास एक्स नॉट वाई नॉट एक्स वन वाई वन इस तरह की वैल्यूज अगर इनिशियली दे रखी हो, तो अगर अपने को प्रोपोगेशन डिले पूछता तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक्स थ्री एक्स टू एक्स वन एक्स नॉट प्लस वाई थ्री वाई टू वाई वन और वाई नॉट, इनको मुझे जोड़ना है। बेसिकली बात ये है। अब अगर मेरे को वर्स्ट केस प्रोपोगेशन डिले पूछता तब तो मैं एकदम जो इनकी प्रोपोगेशन डिले है इनको जो फ्लो करने में जो टाइम लगता है वो मैं ऐड कर देता। लेकिन पूछ मुझसे ये रहा है कि पर्टिकुलर केस यानी 1 1 0 0, इसको दिया मैंने 1 1 0 0 और 0 1 0 0, इनको ऐड करना है। साथ में एक कैरी और है दैट इज Z0 और उसको भी ऐड करना है। ठीक, यानी ये पर्टिकुलर कंडीशन कब आएगी ये अपने को चेक करना है।
तो अगर मैं आपको ये ध्यान देने को बोलूँ कि आप पर्टिकुलर इस सर्किट को ध्यान दीजिए, तो ये वाला जो सर्किट दे रखा है अपने को एक्स एन वाई एन, यानी एक्स जीरो वाई जीरो या एक्स वन वाई वन, जो कुछ भी एन की वैल्यू, और ये है समेशन का और ये है कैरी का। ठीक, तो जब आप कैरी का सर्किट देखते हैं तो उसमें दो एंड गेट, एक्सॉर से भी कुछ आ रहा है, फिर फाइनली और। तो जब कुछ भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दे रखी हुई थी तो अपन सिंपल ऐड कर लेते। अब इन्होंने दे रखी है तो ठीक है, देखते हैं। अब मुझे ये बताइए, जब आपने सब इनिशियली जीरो जीरो रखा, ठीक, तो जीरो जीरो का एक्सॉर ऑपरेशन जीरो, जेड एन जा रहा है इसके साथ, वो भी जीरो है, तो अगेन एस एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक, एंड ऑपरेशन जीरो, एंड ऑपरेशन इन दोनों का, यानी इस जीरो का और इस वाले जीरो का, ये भी जीरो, जीरो प्लस जीरो, एवरीथिंग इज जीरो है बिफोर टी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, स्टेबल होने का मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारा जीरो वन में जाएगा या तुम्हारा वन जीरो में जाएगा, इसको चेंज होने की कंडीशन बोलते हैं। तो ये कंडीशन कब कब चेंज होगी ये मुझे चेक करना था। तो मैं आपको सिंपल अगर ये बोलूं, जीरो वन जीरो जीरो वाई, यानी वाई थ्री वाई टू वन, जीरो वन जीरो जीरो, और वन वन जीरो जीरो, और ये जेड जीरो, इनको मुझे सिंपल ऐड करना। ठीक, इनिशियली तो सब जीरो थे, तो जीरो जीरो अपन ने चेक कर लिया, तो इनिशियली ऐड करते हैं वन प्लस जीरो, ठीक है, तो एस जीरो चेंज हो रहा है, ध्यान रखना। तो अगर मैं इन सबको ऐसा लिखूं, वन वन जीरो जीरो एंड जीरो वन जीरो जीरो, और तो इन सब का समेशन, यानी इन तीनों का समेशन जो है वो एस नॉट है। और ये पहले क्या था, ये जीरो था, यानी ये जीरो से वन हुआ, तो यानी इसका कुछ प्रोपोगेशन डिले होगा स्टेबल होने में, वो काउंट करना पड़ेगा। देखते हैं काउंट करें कि नहीं करें, ये बात की बात है। यानी ये जीरो से वन तो चेंज हुआ, ठीक है। तो ये आपको पता चल रहा है, ये एक्स की टर्म्स है, ये वाई की टर्म्स है, और ये अपना पास जेड है ही है, और ये अपने पास सम की टर्म्स है, ठीक है। एस एन तो जीरो वन आप लोग देख लीजिए। आगे कोई कैरी जनरेट हुई क्या, नहीं हुई, तो जेड वन क्या आएगा, जीरो, जीरो प्लस जीरो, तो ये समेशन जीरो तो चेंज हुआ, समेशन वन चेंज हुआ क्या, समझ रहे हो बात को। वन वन, तो वन प्लस वन करने पर जीरो कैरी वन आता है, ठीक है। तो इन दोनों के सम से अगला जो कैरी थी वो भी जीरो थी, जीरो प्लस वन करने पर सम तो जीरो डिलीवर हुआ, लेकिन कैरी आई, यानी जेड जीरो ये था, जेड वन, जेड टू, जेड थ्री, ठीक है। तो जेड थ्री अपने पास वन आई है, और इन सबको ऐड करेंगे तो वन प्लस वन, अगेन सम तो जीरो, लेकिन ये जो एक कैरी आएगी दैट इज जेड फोर, ये अपने पास। तो अब इसमें अगर चेक करें तो ये जीरो जीरो, जेड वन अपने पास क्या है, जीरो, तो ये जेड वन भी चेंज नहीं हुआ। अब मैं जेड टू को देखता हूँ, तो जेड टू आया था क्या अपने पास, नहीं आया, वन वन, तो सम भी अपने पास जीरो ही रहा बेसिकली, कैरी वन आई, यस, ये अपने पास वन हो गई। अब वन, सॉरी, जीरो वन वन, तो वन प्लस वन समेशन इज इक्वल टू जीरो, लेकिन जेड फोर इज, तो ये एक सर्किट बना अपने पास। अब अपने को ये चेक करना है कि ये जो चेंजेस हुए हैं ना, ये क्या क्या टाइम ले रहे हैं, ये अपने को मेजर करना है, ठीक। तो अब मैं आपको इसी सर्किट में चेक करके बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अपने पास एक्स एन की वैल्यू लूँ, तो कहाँ पे चेंज हो रहा है, इन दोनों पे चेंज हो रहा था, यानी एक्स जीरो है और वाई भी जीरो, ठीक है ना, एक्स जीरो वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो जब मैं जीरो जीरो दे रहा था, लेकिन जेड उस समय क्या है, वन है, ये जेड जीरो वन है, जीरो जीरो देने पर जीरो आया, ये वन यहाँ पे गया, जीरो इंटू वन, यानी ये समेशन, ये जो चेंज हुआ ना, ये यहाँ पे जीरो इंटू जीरो स्टिल जीरो, एंड यहाँ पे भी आपके पास जीरो मिलेगा, ये वन इंटू जीरो टू जीरो, जीरो प्लस जीरो, यानी जेड एन प्लस वन जीरो, कैरी आई थी क्या, नहीं आई, तो जेड एन की वैल्यू जीरो, तो इसलिए जेड वन की वैल्यू जीरो। तो फर्स्ट किस तरह से प्रोसेस हुआ ये आपको पता नहीं, यानी ये समेशन जीरो से वन चेंज हुआ है, यानी इसका प्रोपोगेशन डिले मेजर करना। तो इसका प्रोपोगेशन डिले ये 20 नैनो सेकेंड, और ये 20 नैनो सेकेंड, दैट इज 40 नैनो सेकेंड्स का यहाँ पे अपने को मिलेगा, क्योंकि जीरो जीरो था इंस्टेंटली अवेलेबल,
हाँ, इसमें ये ध्यान रखना, क्या ये चेंज हुआ क्या? इनिशियली जब 0, 0 था तब ये भी चेंज नहीं हुआ। तो जब आप इस 20 को मेज़र नहीं करेंगे स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन प्रोपगेशन डिले नाम से अगर आपको पूछा जाएगा, तो आपको 40 नैनोसेकंड बताना है। स्टेबल कब हुआ? तो आप सिंपल इतना बताएँगे 20 नैनो, यानी इस पर्टिकुलर वन को स्टेबल होने में 20 नैनोसेकंड डिले, ठीक? अब ये ज़रूरत रहेगी कि नहीं रहेगी, ये अपन बाद में देखेंगे। चलिए, इस वाले केस में S1 में कोई ज़रूरत नहीं कुछ की। S2 में देखते हैं, S2 में अपने पास समेशन तो 0 आया, लेकिन कैरी जनरेट हुई है, Z3 नाम, ठीक? तो जब आप X3 सॉरी X2 ले लेंगे, तो Y2 हो जाएगा, और ये Z2 हो जाएगा, और ये 2 + 1 यानी Z3 हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। X2 Y2 क्या है? तो 1, 1 है दोनों, 1, 1, और Z2 क्या है? उस समय 0, ठीक, 1, 1 सेम इनपुट XOR की वैल्यू 0, 0 विथ 0 तो समेशन 0। तो जब X2 Y2 का समेशन कर रहे होते हैं, तब समेशन S2 भी 0 मिलता है, तो ये मिल ही गया अपने, ठीक है? अब ये 0 यहाँ पे, ये Z2 भी यहाँ पे, दैट इज़ 0, तो 0 इंटू 0, उससे पहले ये भी चेक करते हैं, 1 इंटू 1, तो ये वाला एंड गेट 1 दे रहा है अपने को, वेरी गुड। ये 1 यहाँ पे जाएगा, और 0 + 1 1 देगा। तो अब अपने पास ये वाला कितना कैरी जनरेट कर रही प्रोपगेशन डिले जनरेट कर रहा है, वो चेक करते हैं। एंड गेट का प्रोपगेशन डिले दे रखा है 15 नैनो, ठीक है? तो एंड गेट का डिले अपने पास 15 नैनो सेकंड है, तो इसको मैं 15 नैनो सेकंड लिखूँ, तो ये 15, और ये वाला कितना 10, क्योंकि ये वाला 0 तो 0 ही था पहले से, तो 15 + 10, यानी ये वाला पर्टिकुलर केस आने पर आपको 25 नैनो सेकंड लगे, यानी Z3 जब जनरेट हुआ, यानी ये वाला, तब 25 नैनो सेकंड का डिले आया स्टेबिलिटी अचीव करने। तो इसमें मिला 20 नैनो सेकंड, इसमें मिला 25 नैनो सेकंड। अगर मैं मान लो यहाँ तक की बात करूँ, तो 25 बड़ा है कि 20 नैनो सेकंड? ऑब्वियसली 25 बड़ा है। तो वर्स्ट केस डिले जब भी लेते हैं, तो मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले होता है वो अचीव कर ले लेते हैं। तो इसमें अगर आपको यहाँ तक भी पूछा जाएगा, तो इस वाले 20 नैनो सेकंड की कोई अहमियत नहीं, 25 नैनो सेकंड तो यहाँ तक ही मिले, यानी ये ज़्यादा है। तो यानी एस नॉट जो 0 से 1 चेंज हुआ, उसको अपने को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। चेंज हो गया तो ठीक है, स्टेबिलिटी इसने अचीव कर ली, क्योंकि उसके बाद में 25 नैनो सेकंड ले रहा है, इवन ये भी रिपल कैरी लेने में, ठीक। अब मैं अगले वाले में चलता हूँ, क्योंकि Z3 मेरे पास 1 मेरे को डिलीवर हो गया। अब मेरे को ये पता चल रहा है कि X तो 1 हो रहा है, यानी X3 तो 1 है, Y3 0 है, लेकिन Z4 जनरेट हुआ है, तो वो मैं चेक करता हूँ वो कितना टाइम लेता है। ठीक, अब मैं ले रहा हूँ 1 0 ये वाला, और Z3 मेरे पास आ गया है 1, तो मैं 3 की बात कर रहा हूँ, तो 3 + 1 तो दैट इज़ 4, Z4, ठीक, और यहाँ पे आएगा S3। देखते हैं क्या होता है। 1 0 देने पर डिफरेंट इनपुट है, तो आउटपुट 1 देगा। सिमिलरली 1 इंटू 0, ये 0 देगा, तो ये प्रीवियस भी 0 ही था, ये प्रीवियस 1 था, क्योंकि जस्ट इससे पहले वाले केस। सिमिलरली Z3 अपने पास 1 आया, तो यहाँ पे 1, और ये 1, और ये 1, सिमिलर केस, तो S3 0, ये अपना S3 0 मिल गया। तो 1 अपने पास ये आया, अपने पास 1, तो 1 इंटू 1 अगेन एंड गेट 1, ठीक, और ये वाला केस आ रहा है 0, तो 1 + 0 0। अब मेरे को यहाँ प्रोपगेशन डिले चेक करना है, कौन सा चेंज हुआ था, तो ये 1 वाला चेंज हुआ है, लेकिन ये अपना सिग्निफिकेंस ही नहीं दे रहा है। ये सिग्निफिकेंस कहाँ देगा अपने को? इस वाले केस में, तो चेक करते हैं ये कितना ले रहे हैं। अब देखो, ये जो Z3 है बेसिकली, Z3 आने पर, ये Z3 कब आया था? 25 नैनो सेकंड बाद, तो 25 नैनो सेकंड तो इसने यहीं पे ले लिए आने में। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये 20 नैनो सेकंड ले रहा है चेंज होने में, तो इसकी कोई वैल्यू है क्या? ये 20 नैनो सेकंड लेके जब स्टेबल हो जाएगा, 5 नैनो सेकंड के बाद तो ये Z3 आएगा। इसका मतलब 25 नैनो सेकंड अपने पास हाईएस्ट आया अभी तक। तो यानी यहाँ पे जो 0 का 1 हुआ, या 1 का 0 हुआ, जो भी चेंजेस हुआ, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक, मतलब का मतलब आगे प्रोपगेशन डिले में आपको जोड़ना नहीं। अब ये वाला वैल्यू दोनों 1 इंटू 0 ये चेंज हुई है, तो ये अपने पास एंड गेट की प्रोपगेशन डिले 15 है, तो इसको 15 लिखते हैं एक बार, ठीक। 1 इंटू 1 ये भी 15 है, और ये अपना 10 है,
तो 25 नैनो सेकेंड तो अपने पास पहले से अवेलेबल है। अब अगर मैं इनको जोड़ूं तो 15 प्लस 15 30 और प्लस 10 40, क्या मैं सही जोड़ रहा हूँ? देखो ये वाला 15 नैनो सेकेंड जीरो को दे रहा है, क्या ये वाला 15 नैनो सेकेंड अपने पास कोई वैल्यू देगा? क्योंकि ये 1 ही था पहले से, पहले वाले केस में, तो ये 1 ही रहेगा। तो इसको मेरे को जोड़ना नहीं है, मैं केवल इस 15 को और इस 10 को जोड़ूंगा, क्योंकि ये 1 0 चेंज होके Z4 दे रहा है। पहले ये 0 1 था, इसलिए चेंज होके अब 1 0 है, इसलिए मेरे को इसको 10 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये आया अपने पास 25। तो 25 पहले वाला Z3 प्लस 25 यानी इस वाले केस में, तो फाइनल जो मेरे को ये वाली चीज़ अचीव करनी थी उसमें मुझे टाइम लगा 25 प्लस 25 नैनो सेकेंड, दैट इज 50 नैनो सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। तो 25 नैनो सेकेंड इसका आंसर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने को स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी थी 1100, तो ये अपने को अचीव करना था। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये वाली टर्म पर्टिकुलर देखें आप उसमें सर्किट में लगा के कि कब कितने नैनो सेकेंड के बाद डिले आ रहा है, केवल उन नैनो सेकेंड्स को या उस टाइम वैल्यू को जोड़ें जिसकी वजह के बाद में चेंज हो रहा है। जैसे पहले कोई गेट दे रहा था 0, ठीक, जैसे सपोज यहाँ पे 1 1 है और ये 0 दे रहा है। अब आपने यहाँ पे दोनों जगह 0 दे दिए, तो ये फिर भी स्टिल आउटपुट तो 0 ही देगा। तो जब आउटपुट चेंज नहीं हुआ तो उसकी स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं, स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन तब आएगा जब आउटपुट ने अपनी स्टेज चेंज की हो, राइट। थैंक यू।